जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के अंतर्गत हम बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं, यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1904 ईस्वी में थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके 7 साल के बाद 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था और इसके 2 साल के बाद यानी 1913 ईस्वी में बोर ने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया था। देखें, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमी थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर काटते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर काटेंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार होगा, और अगर ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार होगा तो स्पेक्ट्रम लगातार प्राप्त होने चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम लगातार प्राप्त नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए निल्स बोर ने 1913 ईस्वी में एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस परमाणु मॉडल के अनुसार पहला परमाणु मॉडल क्या है? परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है। ये चीज तो थॉमसन के परमाणु मॉडल से हम लोग पढ़ते आए हैं। परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है तथा इलेक्ट्रॉन, ये मालूम है कि नाभिक है, नाभिक पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं काटता है। थॉमसन ने तो बताया था कि चक्कर काटता ही नहीं है, रदरफोर्ड ने बताया था कि चक्कर काटता है, लेकिन निल्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है लेकिन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं काटता, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर काटता है। तो प्रश्न ये उठा कि वो निश्चित कक्षाएं कौन कौन सी होंगी? तो निल्स बोर ने ये भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन उन निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। यानी इस प्रकार हम बोर के पहले परमाणु मॉडल को कह सकते हैं कि परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में नहीं, कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटता है। और जब इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटता है ना, तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। और प्रश्न ये उठता है कि तो वो निश्चित कक्षाएं कौन सी होंगी? तो आपको रेखीय संवेग के बारे में बताया गया है। आपको बताया गया कि अगर किसी पिंड का द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल होता है वो रेखीय संवेग कहलाता है, और इसी में जब हम r से गुणा कर देंगे ना तो ये कोणीय संवेग कहलाने लगेगा। तो अब देखिए, बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किन कक्षा में चक्कर काटता है। आखिर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं काटता है, तो किस कक्षा में चक्कर काटता है? तो इसके बारे में बताया गया कि जिस कक्षा का कोणीय संवेग, यम भी रेखीय संवेग होगा, r से गुणा कर देंगे कोणीय संवेग हो जाएगा, तो कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज माने पूरा गुना, यहां n रख दिया गया, पूरा गुना
पूरा गुना का मतलब यन के जगह पे 1 होगा तो 1 गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 गुना, 3 होगा 3 गुना, 4 होगा 4 गुना, 5 होगा 5 गुना। तो पूर्ण गुणज माने पूरा गुना। अगर आधा होगा तो इसको पूरा गुना नहीं कहेंगे, 1.5 गुना होगा तो पूरा गुना नहीं कहेंगे। पूरा गुना का मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस तरह से होगा। और यच जानते हैं क्या है? यच प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक स्थिरांक है। आगे चल करके आप लोग प्लैंक स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। प्लैंक स्थिरांक यच होता है और इसका जो मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। इसको आप लोग याद रखे रहेंगे, ये प्लैंक का कांस्टेंट है। प्लैंक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो अब देखिए क्या बताया, बोर का जो दूसरा परमाणु मॉडल क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई। तो 2 मालूम ही है, पाई का मान 3.14 या 22/7 होता है। तो इसको h का मान रख करके, 2 का मान रख करके, पाई का मान रख करके इसको हल कर दें। तो हल करने के बाद जो मान आएगा, अगर उसमें 1 से गुणा करें, 2 से गुणा करें, 3 से गुणा करें, 4 से गुणा करें, 5 से गुणा करें, तो कोणीय संवेग का मान जितना आएगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है, सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं काटता है। और इलेक्ट्रॉन जब इस कक्षा में चक्कर काटता है ना, तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। जहां यन एक पूर्णांक है और इसको मुख्य क्वांटम संख्या कहा गया है। मुख्य क्वांटम संख्या आगे चल करके आप लोग बहुत विधिवत पढ़ेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बारे में आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये दूसरा परमाणु मॉडल रहा। तो याद रखे रहिएगा, दूसरा परमाणु मॉडल क्या था? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। और जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर काटता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा परमाणु मॉडल। तो तीसरा परमाणु मॉडल जो था ना, वह प्लैंक के, जो प्लैंक कांस्टेंट आप देख रहे हैं, प्लैंक के क्वांटम मॉडल के आधार पर बताया गया। और प्लैंक का क्वांटम मॉडल क्या है? प्लैंक जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने बताया था, देखें ये है सूर्य। तो सूर्य से ऊर्जा आती है पृथ्वी पर। आप देखे होंगे जब धूप में कभी बैठ जाते हैं, इस समय जाड़े का मौसम आया है, अक्सर लोग पीठ जो होता है सूर्य भगवान के तरफ करके बैठ जाते हैं। तो थोड़े समय तक तो अच्छा लगता है, इसके थोड़े समय के बाद पीठ पे ऐसा लगता है कि कोई सुई लेकर के चुभो रहा है। कहीं जगह जगह पे जहाँ जहाँ चुभोता है वहाँ वहाँ खुजली होने लगती है, तो तुरंत लोग वहाँ धूप से हट जाते हैं। तो ये होता क्या है? तो यही बताया प्लैंक ने कि सूर्य की ऊर्जा जब पृथ्वी पर आती है ना, तो यह पृथ्वी पर छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे पॉकेट के रूप में, छोटे छोटे पैकेट होते। देखिए ये सूर्य की ऊर्जा जब पृथ्वी पर आती है तो ये पृथ्वी पर छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है। देखिए ये छोटे छोटे ये पैकेट हैं, ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है। इस छोटे छोटे पैकेटों को क्वांटा या इन्हीं को फोटान कहते हैं। फोटान याद रखे रहिएगा, ये प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन दूसरा होता है, ये फोटान है। तो प्लैंक ने ये बतलाया
कि सूर्य की ऊर्जा जब पृथ्वी पर आती है तो यह पृथ्वी पर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है, छोटे छोटे पॉकेट के रूप में आती है, जिसको हम या तो क्वांटा कहते हैं या फोटान कहते हैं। और फोटान की जो ऊर्जा होती है वह h इंटू न्यू के बराबर होती है, जहाँ h जो है प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यह प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होता है। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरा परमाणु मॉडल, और ये अंतिम परमाणु मॉडल है। हम तीसरा परमाणु मॉडल बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये निम्न ऊर्जा स्तर है। एक चीज और बता दें, ये नाभिक है और नाभिक के बाहर कक्षा होगी, तो नाभिक के समीप वाली कक्षा को कोश भी कहते हैं। कक्षा को एक अलग से नाम दिया जाता है कोश, या इसी को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ऊर्जा स्तर, इसको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो जो पहले वाली कक्षा, अच्छा इसी को कक्षा भी कहते हैं, कोश भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले वाली कक्षा का नाम रखा गया है के कोश। इसके बाद वाली कक्षा का नाम रखा गया है यल कोश। फिर इसके बाद वाली कक्षा का नाम रखा गया है यम कोश। फिर इसके बाद वाली जो कक्षा है उसका नाम रखा गया है यन कोश। इसी तरह से आगे की कक्षाओं का नाम रखा गया है। तो ये जो सबसे नाभिक के समीप वाली कक्षा होती है ना, इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। इससे आगे बढ़े तो आगे वाली कक्षा की ऊर्जा इससे अधिक होती है, इसके बाद वाली कक्षा की ऊर्जा इससे अधिक होती है, इसके बाद वाली कक्षा की ऊर्जा इससे अधिक होती है, और सबसे बाहर वाली जो कक्षा होती है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अब ये निम्न, इसीलिए इसका नाम रखा गया है निम्न ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर माने कक्षा यानी कोश, और निम्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो जब सूर्य से चलने वाला कोई भी फोटान इस निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है ना, देखिए ये फोटान आ रहा है, आई फोटान आ करके इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, इलेक्ट्रॉन है ये फोटान है। तो सूर्य से चलने वाला कोई भी फोटान निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है ना, तो टकराने के बाद अपनी संपूर्ण ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन पूरी ऊर्जा पा जाता है। तो ये ऊर्जा पा जाएगा, तो ये तो निम्न ऊर्जा स्तर में था। अब मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल एक पैसा नहीं है, अचानक आपको मिल गया बहुत ज़्यादा पैसा, तो अब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि अब क्या करें। अब ये क्या करता है, इसके पास ऊर्जा बहुत कम होती है और सूर्य से ऊर्जा मिल जाती है इसको। तो अब ये निम्न ऊर्जा स्तर को छोड़ करके सीधे उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जाकर सीधे हवाई जहाज खरीदता है, साइकिल से नहीं चलेगा। अभी ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और जानते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है, 10⁻⁻8 सेकंड तक। तो 10⁻⁻8 सेकंड का क्या मतलब, एक के सामने 8 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक सेकंड का अगर 10 करोड़ टुकड़ा कर दिया जाए, अब एक सेकंड आप देख लीजिए कि एक सेकंड पलक झपक बीत जाता है, तो अगर एक सेकंड का हम लोग 10 करोड़ टुकड़ा कर दें, तो जितना एक टुकड़ा आएगा उतने समय तक ये जा करके उच्च ऊर्जा स्तर में रहता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर में रहेगा तो यहां जाने के बाद थोड़े समय के लिए रहता है। अब मान लीजिए किसी लो क्वालिटी के आदमी को सीधे हाई सोसाइटी में भेज देंगे तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, फिर रिटर्न होकर आएगा। तो अब ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है, और ऊर्जा
जब कम होती है तो सीधे यहां से कूद करके यहां आता है। अब वापस लौटने वाला काम कर रहा है, तो यहां इस कक्षा से कूद करके यहां आता है। तो जब इस कक्षा में रहेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, क्योंकि इसका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर है, इसका भी कोणीय संवेग NH/2π के बराबर है, इसका भी कोणीय संवेग NH/2π के बराबर है। तो जब यहां से कूद करके यहां आता है तो एक ऐसा टाइम होता है कि इलेक्ट्रॉन उस समय न तो इस कक्षा में होता है और न ही इस कक्षा में होता है, दोनों के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए छत से आप कूद जाएं तो एक ऐसा टाइम होता है कि उस समय न तो आप छत पे होते हैं न ज़मीन पे होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद करके जब यहाँ आता है ना, तो जितने समय तक इन दोनों के बीच में रहता है तब तक ये ऊर्जा का ह्रास करता है, एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी निकालता है। तो जब एनर्जी निकालता है तो स्पेक्ट्रम मिल गया, जिसका जवाब टॉमसन नहीं दे पाए, रदरफोर्ड में नहीं दे पाए। रदरफोर्ड पूछ तो दिए कि ये स्पेक्ट्रम कहाँ से प्राप्त होते हैं, लेकिन खुद नहीं बता पाए कि स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसका जवाब नील्स बोर ने दिया कि जब इलेक्ट्रॉन जितने समय तक इन दोनों कक्षाओं के बीच में रहता है उतने समय तक वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और फिर यहां आ गया तो देखिए वो चला कहां से था, वो तो यहां से चला था ना। फिर यहां आने के बाद भी वही 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है, फिर रिटर्न हो गया। और जब रिटर्न होता है तो जब यहां से यहां कूदता है तो दोनों के बीच में जब रहता है तो फिर ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। तो जब यहां से यहां के बीच में था तो ऊर्जा निकली, जब यहां से यहां के बीच में था तो ऊर्जा निकले। तो देख रहे हैं कि ऊर्जा लगातार नहीं निकल रही है, वो रुक रुक करके निकल रही है। तो नील्स बोर ने बताया कि यही कारण है कि स्पेक्ट्रम लगातार न प्राप्त होकर के रुक रुक करके प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये बोर का परमाणु मॉडल हुआ। और बोर के परमाणु मॉडल में ये 3 ही परमाणु मॉडल है। और जब बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिया न, तो बोर के परमाणु मॉडल का 6 साल तक अध्ययन सोमरफेल्ड ने किया। और सोमरफेल्ड ने अध्ययन करके इनके परमाणु मॉडल में 3 कमियां निकाल दिया। उन 3 कमियों में से पहली कमी क्या थी, हम आपको कमियां बता दें। तो पहली कमी क्या थी, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। पहली कमी क्या थी, तो बोर का परमाणु मॉडल केवल उन्हीं तत्वों के लिए लागू होता था जिनके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी नियम है तो नियम सबके ऊपर लागू होना चाहिए। अगर कोई नियम कुछ लोगों पे लागू हो, कुछ लोगों पे लागू ना हो, तो वो नियम कैसा, नियम बेकार है। तो अब ये जो बोर का परमाणु मॉडल था केवल ये हाइड्रोजन के लिए ही लागू होता था, अन्य किसी तत्व के लिए लागू होता ही नहीं था। इसलिए यह बोर का जो परमाणु मॉडल था, बोर के परमाणु मॉडल की ये पहली सबसे बड़ी कमी थी। इसके बाद दूसरा, जब उच्च क्षमता के स्पेक्ट्रोमीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर माने स्पेक्ट्रम देखने वाली मशीन, जब उच्च क्षमता के स्पेक्ट्रोमीटर से है इन स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया गया ना, तो ये देखा गया कि एक स्पेक्ट्रम कई पतले पतले स्पेक्ट्रमों से मिलकर बने हैं। तो ये कई पतले पतले स्पेक्ट्रम कहां से आ गए, इसकी भी व्याख्या नील्स बोर नहीं कर पाए। ये बोर के परमाणु मॉडल की दूसरी कमी थी। अब तीसरी कमी क्या थी, जब इन स्पेक्ट्रमों को चुंबकीय क्षेत्र में भेजा गया तो चुंबकीय क्षेत्र में जाने के बाद ये 2 भागों में विभाजित हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, तो इसका भी जवाब नील्स बोर नहीं दे पाए। ये बोर के परमाणु मॉडल की 3 प्रमुख बड़ी कमियां थीं। अब इसके बाद सोमरफेल्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया,
तो सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल आपको 11th में पढ़ना है। 10th में भी आपको सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल नहीं है। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर बोरबरी का नियम पढ़ेंगे। बोरबरी नियम के आधार पर कैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, ये सब पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं, ये हम लोगों का लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसको पढ़ करके और इसके बाद इसका हम रिवीजन करना शुरू कर देंगे और हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में ही आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब इस प्रकार हमें उम्मीद है कि बोर का परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं, ये कमियां आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।